नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने पिछले सेशन में वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल को मैंने बताया था। अब आज के सेशन में हम लोग लेटर वैदिक काल को देखेंगे। साथियों, इस लेटर वैदिक काल के राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब का अध्ययन करेंगे और इनके अध्ययन के बाद हम उन बिंदुओं को भी देखेंगे जहाँ पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में अंतर आ रहा है और कहाँ पे किन किन बिंदुओं पे किन किन तत्वों की निरंतरता बनी हुई है, समानता बनी हुई है, उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, अपनी चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जो काल है ये 1000 से लेके 600 बीसी का काल है। इसके पहले 1500 से लेके 1000 बीसी तक का वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था, जो कि ऋग्वेद के रचना के दौरान का काल था। बाकी का ये जो काल है, ऋग्वेद की बाद की जो ऋचाएँ, वो संहिताएं हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मण साहित्य, उन सब के रचना काल का जो काल है, उपनिषद जिसमें शामिल है, वो काल जो है उत्तर वैदिक काल है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। पहले इसके सभ्यता के केंद्र को देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, उनका केंद्र क्या था, निवास का, किस किस क्षेत्रों में उनका प्रसार था। तो ये देखिए, जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुरु है, पांचाल है। ये दो मुख्य इनके जनपद कबीले उभर के आते हैं जन के रूप में, जिनमें इनका अगर प्रसार देखा जाए तो ये जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, वो क्षेत्र आता है। अगर हम इनके प्रसार को थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो एक तो ये देखिए, ये वैदिक काल में जो इनकी लोकेशन थी वो पहले देख लेते हैं। वैदिक काल में देखिए, ये इनका क्षेत्र था पंजाब, पाकिस्तान का क्षेत्र, जिसमें भारत का पंजाब का क्षेत्र, पाकिस्तान का ये बलूच का क्षेत्र, कुछ अफगानिस्तान का भी क्षेत्र था, और हरियाणा, वेस्ट यूपी, ये जो क्षेत्र था, ये प्री वैदिक पीरियड, जो पूर्व वैदिक काल था, उस काल में आर्यों का क्षेत्र है, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहेंगे, सप्त सैंधव क्षेत्र। परंतु उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व के बाद इनका थोड़ा सा प्रवसन होता है, क्योंकि माना जाता है कुछ समय लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने के बाद जंगलों का बहुत तेजी से सफाया होना शुरू हुआ और ये पूर्व की तरफ बढ़े, जिसमें सतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे तो विदेद माधव की कथा मिलती है, जिसमें इसका उल्लेख भी मिलता है कि किस माधव जो है, उनके जो पुरोहित थे वो ऋषि थे राहुगुड़ा, जिनके साथ वो आगे बढ़ते हैं। उनके मुंह से अग्नि निकलती है और वो जंगलों को जलाते हुए चली जाती है, जिसमें वो आगे बढ़ते हैं और सदानीरा के तट तक जाकर रुक जाते हैं। सदानीरा के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो माना जाता है वहां तक ये जो क्षेत्र था मध्य गंगा घाटी का, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, यहां तक सभ्यता का विस्तार करते हैं वो, जिसमें कुरु, पांचाल, काशी का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता का प्रसार होता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो सभ्यता का जो केंद्र था वो, जैसा कि मैंने बताया, ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, और इसमें कुरु और पांचाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। सरस्वती से लेके गंगा के 2 भाग तक ये था। माना जाता है कि सरस्वती का जो ये क्षेत्र था पंजाब में और राजस्थान में, यहां इस क्षेत्र से लेकर गंगा के क्षेत्र तक इनका प्रसार था, गंगा की घाटी तक सभ्यता का। सतपथ ब्राह्मण में इनके आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का स्रोत मिलता है। अभी मैंने आपको विदेद माधव की कथा का जो उल्लेख किया वो इसी में वर्णित है। उत्तरी गंगा के मैदान में पाए गए स्थलों को चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहते हैं। हाँ, ये प्रश्न बनता है कि चित्रित धूसर मृदभांड जो है किस सभ्यता से जुड़े हैं, तो वो उत्तर वैदिक कालिक
कालीन सभ्यता से जुड़े हैं। पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वाटर, ये जो मृदभांड थे, क्योंकि इनको सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। उस तक है हस्तिनापुर में सबसे पहले मिले थे, हस्तिनापुर। तो इस वजह से ये जो संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कही जाती है, क्योंकि यहां से सबसे पहले ये मृदभांड मिले थे उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना को देखते हैं। विदद नामक संस्था का लोप हो गया। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वाधिक बार विदद का उल्लेख हुआ था, लगभग 122 बार। परंतु उत्तर वैदिक काल में जाके इस संस्था का लोप हो जाता है। ठीक, सभा एवं समिति में राजाओं एवं अभिजात वर्ग का वर्चस्व हो जाता है। वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में काफी हद तक ये संस्थाएं प्रजातांत्रिक थी, क्योंकि राजा का जो चुनाव करती थी वो प्रजातांत्रिक ढंग से करती थी। ये समितियां उनमें भाग लेती थी। महिलाओं की भागीदारी बहुत व्यापक होती थी, इनमें महिलाओं की भागीदारी होती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो महिलाओं की भागीदारी इनमें समाप्त हो जाती है। राजाओं के चुनाव में भाग लेना भी ये बंद कर देते हैं। तो इनके सभा एवं समिति के स्तर में काफी गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में। अब ये एक ऐसी मात्र संस्था बन के रह जाती हैं जो कि राजा के द्वारा चुने गए सदस्यों से, अभी भी हालांकि इनमें कुलीन सदस्य होते थे, पर अब उनका रोल राजा के चयन में बहुत सीमित हो जाता था। उसका रीजन ये भी था क्योंकि एक अस्थायी जीवन का विकास हो गया था। कृषि अधिशेष मिलने से राजा की स्थिति मजबूत हुई। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये पूछा गया बहुत बार कि किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो अथर्ववेद। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। जो विभिन्न क्षेत्रों में राजतंत्र उभरने शुरू हुए, उनका नामकरण अलग क्षेत्रों के आधार पर किया गया। जैसे उत्तर के जो राजतंत्र उभरे, जो जन कबीले राज्य के रूप में उभरे, उनको विराट कहा गया उत्तर के। पूर्व के राज्यों को सम्राट कहा गया। पश्चिम के राज्यों को कहा गया स्वराट। दक्षिण के राज्यों को भोज कहा गया। और ये जो मध्य क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र, यहां के जो शासक थे उनको राजा कहा गया। इनमें सम्राट सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया। जो सम्राट की उपाधि धारण करते थे वो सर्वाधिक शक्तिशाली माने गए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पूछता है। उत्तर के जो राजतंत्र उभरे वो विराट की उपाधि धारण करते थे। पूर्व के सम्राट, दक्षिण के भोज और पश्चिम के स्वराट। राजा का पद अब वंशानुगत हो गया। पहले वैदिक काल में व्यवस्था थी, कबीले के लोग सभा समिति के माध्यम से राजा का चुनाव करते थे। राजा को उसके पद से हटा भी सकते थे, पर अब राजा इतना शक्तिशाली हो चुका था कर संरचना के विकास से। उसने एक तरह से जो कबीलाओं की सेना थी, छोटे छोटे सरदारों की, उनकी सेना का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। तो वो पद अब इतना शक्तिशाली हो गया। हालांकि अस्थायी सेना का विकास अब भी नहीं हुआ था, परंतु कर संरचना के विकास से, शस्त्रों के विकास से राजा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है, क्योंकि सभा और समिति जो एक लोकतांत्रिक भूमिका निभाती थी वो भूमिका उसकी समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से भी राजा काफी मजबूत हो जाता है। अब उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कुछ अनुष्ठान जुड़े। जैसे राजा राजसूय यज्ञ करता था, ये राजा को दिव्य शक्ति प्रदान करता था। राजा के राज्याभिषेक समय ज्यादातर यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, जिसमें राजा को तमाम दिव्य शक्तियों से, दैवी शक्तियों से नवाजा जाता था। इंद्र और अग्नि, इन सब की शक्तियों का उसमें समावेश किया जाता था। तो उसको एक दैवी स्वरूप देने की कोशिश की जाती थी। अश्वमेध यज्ञ जो था वो विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार हेतु किया जाता था। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा वो जिन जिन क्षेत्रों तक जाता था, अगर उसको कोई रोक नहीं पाता था तो माना जाता था उन क्षेत्रों तक राजा के क्षेत्र का विस्तार है। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो राजा को उस क्षेत्र के राज्य को, राजा को अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये व्यवस्था थी अश्वमेध यज्ञ की। वाजपेय यज्ञ
राजा को अपने अन्य जनों से श्रेष्ठ दिखाने होते, अन्य राजाओं से श्रेष्ठता दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ करते थे। अन्य जन कबीलों के या छोटे सामंती छोटे क्षत्रपों से अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ करते थे। उपाधियां, राजसूय यज्ञ जो होता था, अलग अलग यज्ञों में राजा अलग अलग उपाधियां भी धारण करता था। राजसूय यज्ञ में राजा की उपाधि, वाजपेयी यज्ञ में सम्राट की उपाधि, अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो वो स्वराट की उपाधि धारण करता था, पुरुषमेध यज्ञ में वो विराट की उपाधि धारण करता था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्रीय संहिता में राज्य के 12 उच्च अधिकारियों की चर्चा है जिन्हें रत्निन कहा गया है। रत्निनों का उल्लेख किसमें है ये ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में है और तैत्रीय संहिता में है, दो में है। इसमें शामिल थे कौन? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी। सूत ये जो होता था, जो सारथी जो होता था, जो राजा का सारथवा होता था, जो रथ चलाता था, ये भी शामिल था इसमें रत्निनों में। संगहित्री, भागदुध, क्षेत्रफाल, अच्छावाप, गोविंद करतान तथा पालागल, ये 12 अधिकारी थे जो कि उसके रत्निनों में शामिल थे। अभी इनका हम संक्षिप्त में इन कौन कौन से अधिकारी थे इनके शब्दों के मतलब देख लेते हैं। महिषी जो थे, ये मुख्य रानी को महिषी बोलते थे। पालागल जो विदूषक होता था, दूत जो होता था, उसे पालागल बोलते थे। गोविंद करतान जंगल विभाग का प्रधान था ये। क्षेत्रपाल प्रतिहारी था ये। अच्छवाप ये लेखाधिकारी था, आय व्यय का हिसाब रखता था। संघित्री कोषाध्यक्ष था ये। भागदुध राजस्व संग्राहक था। ग्रामणी गांव का मुखिया था। सूत जो था वो राजा का सारथी था। ठीक, को देख लीजिए एक बार फिर से। पालागल विदूषक, गोविंद करतान जंगल विभाग का प्रधान, क्षेत्रपाल प्रतिहारी, अच्छवापा लेखाधिकारी, संघहित्री कोषाध्यक्ष, भागादूत राजस्व संग्राहक, ग्रामणी गांव का मुखिया, सूत राजा का सारथी। प्रशासनिक इकाइयां, उस समय जो प्रशासनिक इकाइयां थी उसमें राष्ट्र सबसे बड़ी थी, उसके बाद जन, फिर विश्व, ग्राम, कुल सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, सबसे छोटी कुल थी। उत्तर वैदिक काल में आगे चलकर भारत और पुरु, ये जो दो राज्य थे वैदिक काल के, ये दो मिलके कुरु राज्य स्थापित करते हैं, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरते हैं भारत और पुरु मिलके। इनकी जो पहली राजधानी थी वो आसंदीवत थी, दूसरी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक, ये वही भारत और पुरु हैं जो दसराग युद्ध में इनका उल्लेख मिलता है। भारत वंश जिसके राजा सुदास थे और पुरु जो कि दूसरे अनु, यदु, द्रुह, पुरु, तुर्वस वाले संघों में शामिल थे, वो थे ये दोनों मिल जाते हैं उत्तर वैदिक काल में और कुरु राज्य की स्थापना करते हैं। इनकी पहली राजधानी आसंदीवत, दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक, पांचाल राज्य, पांचाल राज्य ये जो है इसकी कुरु के बाद एक ये पांचाल राज्य था उत्तर वैदिक काल में जो कि काफी शक्तिशाली था। ये कृभि और तुर्वस के मिलने से बना था। ठीक, पुरु और भरत के मिलने से कुरु बना था, कृभि और तुर्वस के मिलने से पांचाल राज्य। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। यह वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया। ये प्रश्न बना है कि किसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है, तो पांचाल राज्य को। आर्य संस्कृत की धुरी भी कहा गया है इसे, यह भी पूछा गया है आर्य संस्कृत की धुरी कौन था, तो वो पांचाल राज्य। पांचाल अपने दार्शनिक राजाओं एवं तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, दार्शनिक राजाओं एवं तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख पांचाल नरेश प्रावाहर जयवली, आरूढ़ी श्वेत केतु एवं सोड़ सत्रहास थे। ये प्रमुख पांचाल राज्य थे उस समय, राजा थे उस समय के पांचाल के। प्रवाहर जयवली, आरूढ़ श्वेत केतु, सोड़ सत्रहास। उपनिषद काल में पांचाल का स्थान विदेह ने ले लिया।
पांचाल राज्य उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। शक्तिशाली राज्य कृवि और तुर्वस के मिलने से बना था। इनके राजाओं को दार्शनिक राजा माना गया, जो कि तत्वज्ञानी थे, जिसमें नरेश, जयवली, अरुण, सेतुकेतु ये सारे थे। लेकिन ये राज्य उत्तर वैदिक काल तक आते आते विलीन हो गया। किसमें? विदेह राज्य में। ठीक, लंबा चलता है क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, तो 500 से 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आते आते विदेह राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आ जाता है। पांचाल का इसमें विलीन हो जाता है विदेह राज्य में। विदेह के ही मशहूर वो काफी लोकप्रिय राजा थे जनक। ये भी एक काफी ज्ञानी और दार्शनिक राजा थे। समाज अस्पष्टतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित। वैदिक काल में हमने देखा कि जो समाज था वहां भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत नहीं हुई थी। लोगों के कर्म का विभाजन जो था वो ऐसा था कि एक ही घर में आप देखेंगे कि ऋग्वेद में उल्लेख है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में किया था, कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी वैद्य हैं, मेरी माँ आटा पीसती है, मैं कवि हूं। तो ये दिखा रहा है कि एक ही परिवार में अलग अलग लोगों का व्यवसाय है। उनका जो व्यवसाय है वो उनके जाति का निर्धारण, उनके वर्ण का निर्धारण नहीं कर रहा है, परंतु यही वर्ण उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत रूप ले लेता है। वैद्य का, अब जो वैश्य का पुत्र या पुत्री होगी वो वैश्य ही होगी, ब्राह्मण के जो पुत्र या पुत्रियां होंगे अब वो ब्राह्मण ही होंगे, तो वो वंशानुगत रूप ले लेता है। स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था यहां पे दिखाई देती है। और एक अंतर और दिखता है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। देखिए, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनमें कोई श्रेणी क्रम नहीं था। एक, भले ही इनके कार्य बटे हुए थे, पर समाज में ऐसा कोई स्तरीकरण नहीं था। ये सब एक समान स्तर पे थे, कोई इनमें भेदभाव नहीं था मानवीय। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें एक स्तरीकरण दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर पुरोहित, उसके बाद क्षत्रिय, पुरोहित या ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद सबसे नीचे शूद्र थे निम्न पायदान पे। ये एक स्तरीकरण दिखाई देने लगता है, समाज में एक हायरार्की दिखाई देने लगती है। इन तीनों को वेद पढ़ने, उपनयन संस्कार का अधिकार था, शूद्र को नहीं था। ना ही वेद पढ़ने का अधिकार था, ना ही उसे उपनयन संस्कार का अधिकार था उत्तर वैदिक काल में। ठीक, ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में वर्चस्व को लेकर संघर्ष भी दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में इन दोनों में वर्चस्व को लेकर संघर्ष दिखाई देता है। वर्चस्व कैसा? तो राजस्व के अधिकार को लेकर और समाज में अपने स्थान को लेकर। क्षत्रिय जो था वो, चूंकि वो रक्षक वर्ग था, शासक वर्ग से था, तो ये जो कर जो एकत्रित होता था उसको अपने पास, उसका जो एकत्र था वो चूंकि राज्य के पास होता था, तो स्वाभाविक तौर से क्षत्रियों के पास था। पुरोहित जो थे, क्योंकि समाज में वो प्रतिष्ठित थे, विशेषाधिकार था। तो इन बातों को लेके समाज में, चूंकि क्षत्रिय अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली कर संग्रह की वजह से, राजस्व की वजह से अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत करने महसूस करने लगे, तो उन्होंने समाज में पहले स्थान प्राप्त करने के लिए, पहला स्थान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को चुनौती दी। तो इस तरह का संघर्ष दिखाई देता है दोनों में। विभेदीकरण, जैसा कि मैंने बताया, एक श्रेणी क्रम दिखाई देता है। वैश्य ही राजस्व चुकाता था,
इसीलिए इसको अन्यस्य बलीकृत कहा गया है, अन्यस्य बलीकृत। पिछली वैदिक काल में जो कर होता था जिसे बलि बोलते थे, बलि, वो स्वैच्छिक था, वो स्वैच्छिक था। परंतु उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य हो गया। अब यह स्वैच्छिक नहीं रहा, अब यह कर अनिवार्य रूप से देना था। कर अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी उत्तर वैदिक काल में। कर अधिकारियों के हमें नाम मिलते हैं, जैसे भागदुद, संग्रहीता, ये दोनों कर अधिकारी थे उत्तर वैदिक काल में। तो जो कर स्वैच्छिक था वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया। इसीलिए राजा की स्थिति भी मजबूत होती है। कर देने का की जो जिम्मेदारी थी वो वैश्यों पे थी, उन्हें अन्यस्य बलीकृत इसीलिए कहा गया। ठीक, शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार नहीं था, तीनों वर्णों की सेवा उनका काम था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। आप उस समय के ग्रंथों को देखेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री के जन्म को शोक का कारण कहा गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा और पासा से की गई। तो इस तरह से स्त्रियों की गिरावट के उदाहरण मिलते हैं। फिर भी सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में, परंतु बाल विवाह का प्रचलन था। सती का प्रथा का जो प्रचलन है वो बहुत बाद में हमको चल के उसका साक्ष्य मिलता है। जो एरड़ अभिलेख है गुप्तकालीन, वो पहला साक्ष्य माना जाता है सती प्रथा का। तो ये दोनों प्रथाएं तो नहीं दिखाई देती, और पर्दा प्रथा तो उसके और बाद की है। परंतु बाल विवाह जो है प्रचलन में आ चुका था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा स्थापित हुई वैदिक काल में। जो गोत्र प्रथा थी, बेसिकली गोत्र प्रथा वहां से आई कि जहां पे किसी एक समूह के लोगों की गायें बांधी जाती थी, तो माना जाता था वो एक गोत्र के लोग हैं। परंतु ऐसा कोई वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं एक गोत्र के लोग। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब एक गोत्र के लोग माना जाने लगा कि वो किसी एक ऋषि से एक ऋषि के वंशज हैं, और उनका जो है आपस में विवाह पर प्रतिबंध हो गया। एक गोत्र के लोग अब आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। इस तरह से गोत्र प्रथा निकल के आ रही है उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। 4 तरह के आश्रम दिखाई देते हैं। ब्रह्मचर्य, जो कि 25 वर्ष तक होता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50। ठीक, उसके बाद आपका वानप्रस्थ, ये था 50 से 75 की आयु तक। उसके बाद चौथा आश्रम था सन्यास, 75 से 100। माना गया कि एक व्यक्ति का जीवन अगर 100 वर्ष है तो अपने जीवन को किस तरह से वो आयु के अनुसार व्यवस्थित करके एक मोक्ष की तरफ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मतलब मोक्ष की संकल्पना भी अब आ गई थी। जो वैदिक काल था वो पूरी तरह से प्रवृत्ति मार्गी था। वहां पे जो भी यज्ञ प्रार्थनाएं होती थी वो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए होती थी केवल। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्रवृत्ति मार्ग का उद्देश्य जो होता था वो प्रमुख हो जाता है। यानी मोक्ष प्राप्त करना अब ज्यादा प्रमुख उद्देश्य हो गया, क्योंकि उपनिषद काल में आप देखेंगे ब्रह्म की संकल्पना, मोक्ष, आत्मा, इन सब पे काफी विचार किया गया। तो भौतिक जीवन से थोड़ी सी निवृत्ति दिखाई देती है। इसीलिए ये जो आश्रम व्यवस्था है कि माना गया अगर इस आश्रम के अनुसार, चारों व्यवस्थाओं के अनुसार कोई अपने जीवन का संचालन करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। वानप्रस्थ में 50 वर्ष के बाद घर को त्याग देना होता था, और सन्यास ये जो था ये मोक्ष प्राप्ति का वो होता था, दौर होता था। इन सभी आश्रमों में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है गृहस्थ आश्रम को। यह सबसे महत्वपूर्ण था,
क्योंकि इसी आश्रम में आप देखेंगे धर्म अर्थ काम तीनों को शामिल किया गया है। धर्म यानी कि नैतिक आचरण से युक्त जीवन, अर्थ धन का अर्जन और उनका भोग, भौतिक वस्तुओं का उसका भोग करना। तो ये तीनों चीजें थी, परंतु अर्थ और काम ये दोनों धर्म पर अवलंबित थे। यानी हम अर्थ का अर्जन करेंगे, सुख भोगेंगे, लेकिन वो संयमित होकर, धर्म के दायरे में रहकर, नैतिकता के दायरे में रहकर। ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसी में गृहस्थ आश्रम में ही त्रिऋण की संकल्पना मिलती है। ऋषि ऋण, पितृऋण, देव ऋण। इन तीनों त्रिऋण से मुक्ति का भी मिला कि जैसे कि ऋषि ऋण, यज्ञ करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पुत्र प्राप्ति करके, पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और देव ऋण का भी इसी तरह से कुछ था। तो त्रिवर्ग और त्रिऋण इन दोनों से मुक्त होना इस आश्रम का मुख्य ध्येय माना गया। इससे एक संयमित और सफल जीवन, त्रिवर्ग से और इन तीनों ऋणों से मुक्ति। धार्मिक जीवन, इस जीवन की दो प्रमुख विशेषताएं थी। यज्ञीय कर्मकांड की प्रधानता, उपनिषदों में कर्मकांडों का विरोध। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड एक तो बहुत तेजी से बढ़े। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद आप देखेंगे तो 900, 800, 700 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास पशु बलि, यज्ञ में दान, अंधविश्वास, कर्मकांड इतने ज्यादा बढ़ गए, यज्ञ इतने खर्चीले हो गए कि आम आदमी उससे त्रस्त हो गया। उसके लिए संभव नहीं रहा यज्ञ कराना। तो उससे जो एक विरक्ति आनी शुरू हुई लोगों में, उपनिषद काल तक आते आते इन कर्मकांडों का, यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध उत्पन्न हुआ। एक तरफ तो कर्मकांड बढ़े, लेकिन फिर उपनिषद काल तक आते आते इनका विरोध हुआ और दार्शनिक चिंतन, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, इन सब विचारों, गूढ़ विचारों का चिंतन बढ़ा। तो ये दोनों विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं उत्तर वैदिक काल में। इंद्र और अग्नि ये अब प्रमुख देवता नहीं रहे। अब सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। इनको माना गया कि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और इन्होंने सृष्टि का सृजन किया। इनका स्थान सर्वोच्च हो गया उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति का। राजसूय यज्ञ, राज्य, जैसा कि मैंने बताया, राज्याभिषेक के समय होता था राजा के। 17 प्रकार के जलों से यह किया जाता था, जिसमें 17 प्रकार के जलों से राजा को नहलाया जाता था। इसी यज्ञ का अंग दूत क्रीड़ा, इसी यज्ञ का अंग थी एक दूत क्रीड़ा। इसी यज्ञ का अंग थी दूत क्रीड़ा, राजसूय यज्ञ का। ये दूत क्रीड़ा राजा करते थे अपने संबंधियों के साथ। इसी से रत्न बहिषी संस्कार जुड़ा था। रत्न बहिषी संस्कार, दूत क्रीड़ा और रत्न बहिषी संस्कार दोनों ही राजसूय यज्ञ से जुड़ा था। रत्न बहिषी संस्कार में राजा सबसे पहले सेनानी के घर जाता था। इसी संस्कार में राजा सबसे पहले सेनानी के घर जाता था। शासक की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था ये अश्वमेध यज्ञ जो था। शासक की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था, जिसमें वो एक घोड़ा छोड़ता था और जिन जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा जाता था उसको कोई अगर रोक नहीं पाता था तो माना जाता था कि इस राजा की इन क्षेत्रों में सार्वभौम सत्ता है। यज्ञ जो होता था वैदिक काल में, उसको करने वाले ब्राह्मणों के 4 वर्ग थे। जो यज्ञ होते थे, माना जाता था कि जो ऋग्वेद का गाता होता था वो होता या होत्री बोला जाता था।
जो कि ऋग वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञों को संपन्न करवाता था। उद्गाता सामवेद का ज्ञाता माना जाता था। अधर्वयु यजुर्वेद का ज्ञाता माना जाता था। ब्रह्मा ये चारों वेदों का ज्ञाता था। सामवेद का उद्गाता, ऋग्वेद का होता हो या होत्री, ये प्रश्न बनते हैं, लगातार बनते हैं। होता या होत्री ऋग्वेद, उद्गाता सामवेद, अधवर्यु यजुर्वेद, ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता था। यज्ञ के समय इसकी भूमिका निरीक्षक की थी। यह प्रश्न पूछा गया कि यज्ञ के समय निरीक्षक की भूमिका किसकी होती थी, तो ब्रह्मा की होती थी। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के अलावा रुद्र और विष्णु महत्वपूर्ण देवता हुए। तीन महत्वपूर्ण देवता हुए, एक प्रजापति, रुद्र और विष्णु। यहीं से त्रिक देव की भी संकल्पना निकल के आ रही है उत्तर वैदिक काल से। इस तरह से आर्थिक जीवन, मुख्य आधार कृषि हो गया। जहां वैदिक काल में आर्थिक का मुख्य आधार पशुपालन था, कृषि द्वितीयक था, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक हो जाता है और पशुपालन द्वितीयक हो जाता है। कारण वही, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, जंगलों का सफाया, कृषि का विस्तार हुआ, व्यापक पैमाने पर कृषि को अपनाया गया और कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आई। सतपर ब्राह्मण में जुताई, बुआई आदि से संबंधित कर्मकांडों का पूरा एक अध्याय मिलता है। हल संबंधी अनुष्ठान मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, यह ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। इसमें ही कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में ही कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया। ठीक। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है सबसे पहली बार नहरों का उल्लेख। हल को सीर, प्रवीरवंत, प्रवीर आदि कहा गया है। हल को सीर, प्रवीरवंत, प्रवीर यह कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वैन्यु कृषि का देवता जो कि था, मनु को हल चलाना सिखाया था। अथर्ववेद में कहा गया है पृथ्वैन्यु जो कृषि के देवता थे, वो मनु को हल चलाना सिखाया था। तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, इसीलिए अत्यधिक अन्न उपजाओ। प्रश्न बन सकता है, अत्यधिक अन्न उपजाओ किसमें कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में। चावल को ब्रीही कहते थे और तंदुल, ये दो नाम मिलता है चावल का। गेहूं को गोधूम कहते थे, धान को शाली, गन्ना को इच्छू। ठीक, पूछे जाते हैं ये। कठ उपनिषद, 24 बैलों द्वारा खेती का उल्लेख। चावल के अवशेष हस्तिनापुर से मिले हैं, ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। काला और लाल मृदभांड, काला पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। ये पहली बार निकल के आता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल में मिलता है काला लाल मृदभांड, ताम्रपाषाण काल में मिलते हैं। ये दोनों मृदभांड मौर्य काल, ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल में पहले से मौजूद थे। जो चित्रित धूसर मृदभांड है, ये पहली बार उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है। लाल मृदभांड ये भी मिलते थे। 4 तरह के मृदभांड मिलते थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कर का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह करने वालों को संग्रहिता कहते थे। इसी काल में सर्वप्रथम श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम श्रेष्ठी का शब्द का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठी जो थे ये व्यापारिक वर्गों की वो श्रेणियां होती थी जो व्यापार करते थे, और श्रेष्ठिन जो था वो व्यापारियों का प्रधान होता था। श्रेष्ठी जो थे वो व्यापारी वर्ग थे, व्यापार करने वाले लोग थे। उनका जो संघ होता था व्यापारियों का, उनका जो प्रधान होता था वो श्रेष्ठिन बोला जाता था। ऋण के लिए कुशीद शब्द मिलता है। गाय का व्यापारी गोवड़ीज कहा जाता था। व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था उत्तर वैदिक काल में। ये मिलता है वाजसनेयी संहिता से पता चलता है। 100 डांडों वाले जलपोतों का उल्लेख मिलता है उसी समय पे उत्तर वैदिक काल में।
व्यापार का जो मुख्य माध्यम था वस्तु विनिमय था। यहां देखिए समानता दिखाई दे रही है वैदिक काल से। वैदिक काल में भी व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि अभी भी मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। मुद्रा का प्रचलन हम देखते हैं सबसे पहले तो आहत मुद्रा के तौर पर जो हम देखते हैं वो मौर्य काल में देखते हैं। तो अभी भी मुद्रा का प्रचलन नहीं है, वस्तु विनिमय ही माध्यम है। वाट माप है तो कृष्णल जो है वाट की मूलभूत इकाई थी, मतलब मापतोल होती थी, वस्तु विनिमय ही था। उसको वजन करके तौल के उसके आधार पे आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। रत्तिका है ये, रत्तिका या तुला बीज माप की इकाई थी। ये सबसे छोटी इकाई थी रत्तिका या तुला बीज। बलि जो था एक प्रकार का कर था, बलि नहीं थी, ये कर था, बलि एक प्रकार का। वैदिक काल में भी कर था, उत्तर वैदिक काल में भी कर था। वैदिक काल में स्वैच्छिक था, उत्तर वैदिक काल में ये अनिवार्य कर हो गया। भागदूद और संग्रहिता इसको वसूल करने वाले अधिकारी के रूप में निकल कर आए। ठीक, उत्तर वैदिक काल के कुछ राज्य देख लेते हैं, उनके नाम और उनका क्षेत्र। कुशीनगर, आज भी है कुशीनगर, एक जनपद के रूप में ऐतिहासिक जनपद है। भगवान बुद्ध के से जुड़ा हुआ स्थल है ये। काशी, आधुनिक वाराणसी। पांचाल, उस समय जो काशी का राजा था उत्तर वैदिक काल में वो अजातशत्रु था। एक अजातशत्रु मिलेगा मगध का, वो नहीं जो आगे चल के मिलेगा भी, महाजनपद काल जब राज्यों का उदय होता है। ये जो काशी का शासक है उत्तर वैदिक काल का, ये अजातशत्रु दूसरा है। पांचाल बदायूं तथा फर्रुखाबाद का क्षेत्र था, ये पश्चिमी यूपी का। कौशल, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, जो आज का अयोध्या है उस समय कौशल के नाम से, उस क्षेत्र में कौशल के नाम से वो जाना जाता था। ये राज्य के रूप में था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर मध्य अमृतसर क्षेत्र में था। दक्षिणी मध्य कश्मीर। पूर्वी मध्य कांगड़ा, कैकेय, व्यास नदी तट पर गांधार के पूर्व गांधार राज्य था, ये पेशावर में था। ये राज्य उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, इनकी ये लोकेशन भी आपको दिखाई देगी इसमें। तो इस तरह से आज हमने उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बिंदुओं को बता दिया। कहां कहां समानता है, कहां कहां अंतर आ रहा है, ये भी मैंने बता दिया। जैसे सभा एवं समिति की स्थिति में गिरावट आ रही है। विदथ जो है वो अब समाप्त हो गई, जो वैदिक काल की संस्था थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, ऐतरेय ब्राह्मण और मैत्री संहिता से ये पता चल रहा है। उसके अलावा आप देखो कि क्या कहते हैं, कर जहां पे स्वैच्छिक था वो अनिवार्य हो गया। कुछ जैसे समानता के तत्व हैं, अगर देखें तो जो दास प्रथा थी वो वैदिक काल में भी थी और उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देती है। पर संयुक्त परिवार की प्रथा ये वैदिक काल में भी है और उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई दे रही है। पितृसत्तात्मक समाज ये वैदिक काल में भी है और उत्तर वैदिक काल में भी है। बस अंतर इतना है कि महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उनकी गिरावट आ जाती है। लोपा मुद्रा जैसी तमाम विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है वैदिक काल में। अब अगला जो सेशन हमारा होगा वो होगा जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जिसमें जैन, बौद्ध जैसे महत्वपूर्ण धर्म निकल कर आए। और ये जो धर्म सुधार आंदोलन था ये इस यज्ञ, कर्मकांड, इन सबके प्रतिक्रिया के स्वरूप में जो उपनिषद काल में जो चिंतन की धारा विकसित हुई थी उसी का, और जब वो प्रतिक्रिया और पराकाष्ठा कर पहुंचती है, जब और ऊंचाई पर पहुंचती है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे दर्शनों का, चिंतनों का उदय होता है
जो कि इन कर्मकांडों के विरोध में थे, मानव समानता पर आधारित थे, श्रेणी क्रम जिनमें नहीं था। और इन सब क्योंकि जनता कर्मकांडों से और ब्राह्मणवाद के जो कह सकते हैं कि जो कर्मकांडों में ये जो धन की बहुत ज़्यादा खर्च होता था और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, शूद्र, वैश्य, चूंकि सब सर्वाधिक कर देता था, उसके बावजूद उसकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इन लोगों ने उस धर्म को समाज धर्म सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़कर उसका समर्थन किया और नए धर्मों का स्वागत किया। ये सारी चीजें हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।